सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर अपन इस YouTube चैनल के माध्यम से विधि प्रथम वर्ष के लिए एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को अपन शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपकृत्य विधि में संपत्ति के उपभोग से संबंधित अधिकारों के मामले में हस्तक्षेप मोटे तौर पर दो प्रकार का हो सकता है। अगर वो हस्तक्षेप मूर्त रूप में या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो उसे अपकृत्य विधि में अतिचार या ट्रेसपास कहा जाता है। और यदि संपत्ति से संबंधित अधिकारों पर किसी प्रकार का परोक्ष, अप्रत्यक्ष या अमूर्त हस्तक्षेप किसी के द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार के अपकृत्य को अपन उपताप या न्यूसेंस कहते हैं। जैसे सिंपली मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की भूमि के ऊपर पौधा उगा रहा है, पेड़ उगा रहा है, तो ये ट्रेसपास है, अतिचार है। जबकि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर पेड़ उगा रहा है लेकिन उसकी जड़ें या उसकी नुकसान करने वाली पत्तियां पड़ोसी के खेत में जाती हैं तो ये अप्रत्यक्ष या अमूर्त हस्तक्षेप है। इन दोनों ही स्थितियों से पड़ोसी के भूमि संबंधी अधिकार के इस्तेमाल में या उपभोग में बाधा आती है तो ये निश्चित तौर पर अपकृत्य विधि में कार्यवाही योग्य है। लेकिन जिसमें प्रत्यक्ष या मूर्त रूप से हस्तक्षेप किया गया है उस अपकृत्य को अपन अतिचार या ट्रेसपास कहते हैं, और जिसमें अमूर्त या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप किया गया उसे अपन क्या कहेंगे? उपताप या न्यूसेंस कहेंगे। देखिए, ट्रेसपास या अतिचार के संबंध में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपन न्यूसेंस या उपताप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां देखिए, आप सभी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट फिलहाल तैयार करने की जरूरत नहीं है। स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो सफिशिएंट है एग्जाम में, चाहे किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो देखिए, न्यूसेंस का सामान्य मीनिंग जो है वो मैंने इस पहली स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस स्लाइड में न्यूसेंस के सामान्य मीनिंग में जो बात शामिल की गई है उसको एक बार आप गौर से देखिए कि न्यूसेंस का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग अथवा उससे संबंधित किसी अधिकार के साथ विधि विरुद्ध हस्तक्षेप है। उदाहरण के तौर पर आराम, स्वास्थ्य या सुरक्षा के प्रतिकूल किया गया कोई भी हस्तक्षेप अथवा बाधा के कार्य जो शोरगुल, प्रकंपन, उष्मा, धुआं, गंध, जल, गैस, विद्युत प्रवाह, उत्खनन अथवा रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का किसी स्रोत से फैलाया जाना आदि सभी एक्टिविटी जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट में न्यूसेंस या उपताप की कैटेगरी में आती है। कहने का मतलब है कि इनमें से किसी भी व्यक्ति के भूमि के प्रयोग के संबंध में किए गए सभी अप्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, ये अमूर्त हस्तक्षेप है या इन्हें परोक्ष हस्तक्षेप कह सकते हैं, जिससे भू स्वामित्व धारण करने वाले व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जबकि इसके विपरीत मैंने आपको आते ही शुरू में बताया था कि ऐसा कोई भूमि के मामले में हस्तक्षेप जिससे भूस्वामी के अधिकारों के इस्तेमाल में कोई मूर्त हस्तक्षेप या स्पर्शी हस्तक्षेप उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अतिचार या ट्रेसपास कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आप इसमें देखेंगे। डेफिनेशंस में मोटे तौर पर कुछ विचारकों की डेफिनेशन को अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसा कि परिभाषा में इस चैप्टर में पहली डेफिनेशन मैंने आपके सामने स्लाइड में विधि शास्त्री पोलक की प्रस्तुत की है। पोलक की डेफिनेशन के अनुसार न्यूसेंस एक ऐसा दोषपूर्ण कार्य है जो किसी व्यक्ति के प्रतिकूल अवैधानिक रीति से उसकी संपत्ति के उपभोग अथवा कुछ मामलों में सामान्य अधिकार के प्रयोग में व्यवधान उत्पन्न करके किया गया है। तो न्यूसेंस एक दोषपूर्ण कार्य है और जो किसी व्यक्ति की संपत्ति के प्रति अवैध तरीके से या
प्रतिकूल अवैधानिक तरीके से उसकी संपत्ति में ऐसा हस्तक्षेप है जो उसकी संपत्ति के एक्चुअल उपभोग के अधिकार को बाधित करता है। ये बात पोलक के अनुसार क्या है? ये बात पोलक के अनुसार न्यूसेंस या उपताप है। इसी बात को विनफील्ड महोदय दूसरे शब्दों में कहते हैं, और विनफील्ड महोदय का मानना है कि किसी व्यक्ति की भूमि के या उस पर अथवा उससे संबंधित किसी अधिकार के उपभोग अथवा उपभोग में अवैध हस्तक्षेप न्यूसेंस है। देखो, किसी भी व्यक्ति की भूमि या उस भूमि पर या उस भूमि से संबंधित, भूमि से प्रत्यक्ष हो सकता है, भूमि के ऊपर अवस्थित किसी वस्तु से संबंधित हो सकता है, या उस भूमि से संबंधित या जुड़े हुए किसी अन्य अधिकार के संबंध में कोई हस्तक्षेप हो सकता है। और ऐसा हस्तक्षेप यदि भूमि का स्वामित्व धारण करने वाले व्यक्ति के उपयोग के प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? न्यूसेंस या उपताप कहलाएगी। उपताप को सामंड महोदय ने जिन शब्दों में प्रस्तुत किया है उनको भी अपन ने स्लाइड में शामिल किया है। सामंड महोदय का मानना है कि न्यूसेंस उस अपकृत्यात्मक गतिविधियों कहा जाता है जहां प्रतिवादी अपनी भूमि पर से या कहीं अन्य तरह से हानिकारक वस्तुओं को बिना औचित्य के वादी की भूमि पर जाने देता है। देखो, प्रतिवादी बिना किसी प्रासंगिकता के, बिना किसी औचित्य के अपनी भूमि पर से या किसी अन्य तरीके से वादी की भूमि पर अगर किसी ऐसी वस्तु को जाने देता है जो वादी के लिए हानिकारक हो सकता है, तो ऐसे अपकृत्यात्मक गतिविधि को क्या कहेंगे अपन? न्यूसेंस या उपताप कहेंगे। इसी बात को स्टीफन महोदय दूसरे शब्दों में कहते हैं। स्टीफन के अनुसार न्यूसेंस ऐसा कृत्य है जिससे किसी व्यक्ति की भूमि, भवन या दाय योग्य अधिकार को हानि पहुंचाई जाती है अथवा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है, किंतु अनाधिकार प्रवेश नहीं है। कहने का मतलब है कि स्टीफन महोदय बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहते हैं कि किसी व्यक्ति की भूमि के संबंध, भूमि के बारे में या उससे संबंधित अधिकार के बारे में हम किसी भी प्रकार का ऐसा हस्तक्षेप करते हैं जो अत्याचार की श्रेणी में नहीं आता, वो सारी की सारी एक्टिविटी किस में आएंगी? वो सारी की सारी एक्टिविटी उपताप या न्यूसेंस में आएंगी। इसी बात को ब्लैक स्टोन एक ऐसे कृत्य के रूप में डिफाइन करते हैं जिससे किसी व्यक्ति को उपहति या असुविधा होती है या नुकसान होता है। किसी व्यक्ति को यदि इस प्रकार के हस्तक्षेप से किसी प्रकार की उपहति या नुकसान या किसी प्रकार की असुविधा होती है तो उस कृत्य को हम क्या कहेंगे? न्यूसेंस या उपताप कहेंगे। ब्लैक स्टोन के अलावा इस संबंध में जो डेफिनेशन अपन देखेंगे वो डेफिनेशंस अपन डिस्कस करेंगे न्यूसेंस और अत्याचार में अंतर के साथ, या इसके रेफरेंस में इसके अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, इससे पहले एक कंसेप्ट को अपकृत्य विधि में अपन क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति या वादी की संपत्ति के संबंध में ऐसा मूर्त या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जिससे उसके अधिकारों का उपभोग बाधित होता है वो ट्रेसपास या अत्याचार कहलाता है। और दूसरी इससे जुड़ी हुई कंसेप्ट जिसका मीनिंग आज आपको मैंने बताया है कि ऐसा हस्तक्षेप किसी की भूमि के संबंध में जिसको अपन अप्रत्यक्ष या परोक्ष कह सकते हैं या जिसको अमूर्त भी कहा जा सकता है, ये हस्तक्षेप यदि किया जाता है और उससे किसी भूस्वामी को उस भूमि से संबंधित उपभोग संबंधी अधिकार में किसी प्रकार की बाधा या असुविधा होती है तो उसे अपन न्यूसेंस कहेंगे। देखो, इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, कुछ विशेषताएं इन दोनों कंसेप्ट की एक जैसी सी भी हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो इन दोनों में अंतर भी रखती हैं। तो यहाँ जो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए सवाल इंपॉर्टेंट बनता है वो है कि न्यूसेंस और ट्रेसपास में क्या अंतर है या उपताप और अत्याचार में क्या अंतर है। तो देखिए, न्यूसेंस और अत्याचार दोनों अपकृत्य भूमि के कब्जे के संदर्भ में एक समान है। देखो, दोनों में ही भूमि का कब्जा जरूरी है, ये इन दोनों में समानता है क्योंकि दोनों में ही वादी को भूमि पर अपना कब्जा प्रदर्शित करना पड़ता है।
तो देखो यहाँ सिंपल सी बात यह है कि इन दोनों अपकृत्यात्मक गतिविधियों के लिए वाद को खड़ा करने के लिए या किसी भी इश्यू को एक्शनेबल बनाने के लिए जो आदमी शूट करता है, जो वाद दायर करता है, उसे उस भूमि के संबंध में अपना कब्जा या पोजीशन प्रदर्शित करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अतिचार और उपताप की कार्रवाई या न्यूसेंस और ट्रेसपास की कार्रवाई कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जिसका संबंधित भूमि के ऊपर कब्जा नहीं है। कहने का मतलब है कि दोनों ही मुद्दों में कार्रवाई करने के लिए वादी का कब्जा धारक होना जरूरी है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हस्तक्षेप यदि प्रत्यक्ष है तो ऐसे अपकृत्य को या अपकार को अपन अतिचार कहेंगे, और यदि वह पारिणामिक है, रिजल्टेंट है, तो वह न्यूसेंस की कोटि में आता है। एक बार फिर देखिए इसको, यदि इस प्रकार का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष है तो वो ट्रेसपास है, और परोक्ष है तो वो न्यूसेंस है। तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है कि किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि पर वृक्षारोपण करना अतिचार है, किंतु जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करता है और उस वृक्ष की शाखाएं अथवा जड़ें किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि पर फैल जाती हैं तो ये न्यूसेंस है। तो देखो, एक प्रत्यक्ष कार्यवाही है, दूसरी अप्रत्यक्ष कार्यवाही है, या अधिकारों के इस्तेमाल पर एक प्रत्यक्ष हनन है और दूसरा अप्रत्यक्ष हनन है। चौथा बिंदु इसमें डिस्कस करने योग्य है कि अतिचार किसी व्यक्ति के उसकी भूमि में कब्जे के साथ किया गया हस्तक्षेप है। देखो, ट्रेस पास में कब्जा धारक वादी की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कब्जे के साथ किया जाता है, पोजीशन लिया जाता है। उसमें कहने का मतलब है कि जिस भूमि के संबंध में अपन अतिचार का दावा करते हैं उसमें प्रतिवादी द्वारा उस भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया जाना जरूरी है, जबकि न्यूसेंस में कब्जा करना जरूरी नहीं है। वादी की भूमि के ऊपर किसी प्रकार की बाधा या उस भूमि से संबंधित अधिकारों के इस्तेमाल में किसी प्रकार की ऐसी असुविधा या हस्तक्षेप आती है जिसके लिए प्रतिवादी का उसकी भूमि पर कब्जा करना जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अतिचार के लिए प्रतिवादी का वादी की भूमि में प्रवेश जरूरी है, जबकि न्यूसेंस जो है वो प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि से बाहर रहकर किया जाता है। एक इसमें महत्वपूर्ण बात देखिए, ये है, स्लाइड को थोड़ा ऊपर मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये है, देखो, अतिचार के मामलों में बाधा अथवा हस्तक्षेप सदैव किसी तात्विक ठोस अथवा स्पर्शीय पदार्थ टेंजेबल ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है, जबकि न्यूसेंस जो है वो कंक्रीट अमूर्त अथवा अस्पर्शी पदार्थ द्वारा किया जाता है। जैसे पड़ोसी की भूमि में कंपन उत्पन्न करना, गैस, शोरगुल, धुआं, दुर्गंध फैलाना, विद्युत प्रवाह करना आदि के माध्यम से जो हस्तक्षेप किया जाता है, उसके लिए वादी की भूमि पर प्रवेश प्रतिवादी द्वारा किया जाना जरूरी नहीं है। तो ये इस प्रकार का जो अपकृत्य है, टॉर्ट है, ये न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा। और यदि अपन वादी की भूमि पर अवैध तरीके से प्रवेश करके या उसके कब्जे के विरुद्ध कब्जा करके अपन किसी प्रकार का अपकृत्य करते हैं तो वो अतिचार की श्रेणी में आएगा। यहां एक बात अंतर को जानने के लिए लास्ट में और देखिए, अतिचार स्वयं कार्यवाही योग्य है। देखिए, एक लैटिन टर्म है एक्शनेबल पर से। ट्रेसपास जो है वो एक्शनेबल पर से है, अवैध तरीके से किसी की भूमि पर कब्जा लेना या उस भूमि पर बिना अनुमति के अवैध तरीके से प्रवेश करना अतिचार है। और अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो निश्चित तौर पर यह स्वतः दावा योग्य बात है। कहने का मतलब, ट्रेसपास के लिए किसी फैक्ट को या किसी बात को साबित करने की आवश्यकता वादी को नहीं पड़ती है, जबकि न्यूसेंस की कार्यवाही में विशिष्ट क्षति या नुकसानी का साबित किया जाना जरूरी है। जब तक हम किसी विशिष्ट क्षति या नुकसानी को साबित नहीं कर देते तब तक न्यूसेंस की कार्यवाही को अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि ट्रेसपास की कार्यवाही के लिए किसी प्रकार की बात को साबित
वादी द्वारा किया जाना जरूरी नहीं है। इसलिए कहा, बिल्कुल संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि ट्रेसपास जो है वो एक्शनेबल पर से है, जबकि न्यूसेंस या उपताप जो है वो एक्शनेबल पर से नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि ये स्वतः दावा योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज अपने को इस चैप्टर में डिस्कस करनी है वो चीज देखो न्यूसेंस के टाइप्स पर है। तो न्यूसेंस के टाइप्स की अपन बात करें तो मोटे तौर पर न्यूसेंस के दो प्रकार होते हैं। एक होता है पब्लिक न्यूसेंस या कॉमन न्यूसेंस, और दूसरा होता है प्राइवेट न्यूसेंस, या इसको अपन ये कह सकते हैं कि को लोक अथवा सामान्य न्यूसेंस और निजी न्यूसेंस। यहां ठीक अपन इसकी इनका जो अंतर है वो अपन क्राइम के दृष्टिकोण से भी या अपराध शास्त्रीय विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। देखिए, पब्लिक न्यूसेंस क्राइम की कैटेगरी में आता है, लेकिन प्राइवेट न्यूसेंस एक सिविल अपकार है। कहने का मतलब कि पब्लिक न्यूसेंस जो है वो क्राइम की कैटेगरी में आता है, जबकि जो प्राइवेट न्यूसेंस है वो सिविल रॉन्गफुल एक्ट की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि प्राइवेट न्यूसेंस के मामलों में जो वाद है वो आपराधिक विधि में भी लाया जा सकता है, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस के मामले आपराधिक विधि में नहीं जा सकते। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है कि लोक न्यूसेंस एक ऐसी बाधा अथवा हस्तक्षेप है जो सामान्य जनता के अधिकार के साथ किया गया है। कहने का मतलब है कि पब्लिक न्यूसेंस जो है वो सभी लोगों के विरुद्ध किया गया अपकृत्य होता है और एक अपराध के रूप में इसे दंडनीय माना गया है। जिस तरीके से किसी क्रिमिनल को क्रिमिनल एक्ट के लिए दंडित किया जाता है, ठीक वैसे ही पब्लिक न्यूसेंस फैलाने वाले को अपकृत्य विधि में दंडित किया जाता है। जैसे किसी राजमार्ग के ऊपर खाई खोदकर उस पर बाधा उत्पन्न करना क्या है, पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है, लोक न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है। यहां दूसरी बात देखिए, सामान्य नियम जो है इसके मामले में लोक न्यूसेंस के लिए जो है वो सिविल कार्रवाई नहीं की जा सकती। पब्लिक न्यूसेंस का निपटारा हमेशा क्रिमिनल एक्ट जो एक्शन है उसी से किया जाता है। लेकिन यदि कार्रवाई करने वाला ये साबित कर दे, देखो वादी यदि ये बात साबित कर दे कि उसे विशिष्ट क्षति हुई है, तो लोक न्यूसेंस के लिए भी दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए यहां जो रूल अपने सामने उभर कर आया है वो क्या है। देखो जनरली नियम यह है कि पब्लिक न्यूसेंस के लिए दीवानी कार्रवाई या सिविल कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्यतया आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वादी जो दावा करने वाला है वो अगर पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में इस प्रकार की बात साबित कर देता है कि उस पब्लिक न्यूसेंस की एक्टिविटी से उस व्यक्ति को विशेष क्षति हुई है, तो वह व्यक्ति अपनी ओर से दीवानी कार्रवाई को न्यायालय में संस्थित कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉपुलर केस जो है वो अपने सामने डिस्कस करने योग्य जो इस मामले में है वो देखिए नीचे दिया गया है। रोज बनाम माइल्स। रोज बनाम माइल्स के वाद में प्रतिवादी ने अवैध ढंग से सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, जिसकी वजह से वादी को नाव पर लदे माल को उतारने तथा उसे भूमि के मार्ग से कम्युनिकेट करने या उसका परिवहन करने के लिए काफ़ी बड़ा भुगतान करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा व्यय करना पड़ा। और इस बात को वह साबित भी करने में सफल हो गया कि एक्चुअल में उसने अनावश्यक तरीके से खर्चा किया माल को परिवहन देने में। तो इस मामले में ये जजमेंट दिया गया कि वादी को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक क्षति हुई है, अतः ये प्राइवेट न्यूसेंस के अपकार का दावा कर सकता है। देखिए राजमार्ग को बाधित किया गया था, इस वाद के तथ्यों में ये था। तो राजमार्ग को बाधित करना एक पब्लिक न्यूसेंस की एक्टिविटी थी, लेकिन वादी ये बात साबित करने में सफल हो गया कि बाकी आम लोगों से ज़्यादा नुकसान जो है उसे हुआ है। इसलिए न्यायालय ने इस बात को स्वीकार करते हुए उसे
पब्लिक न्यूसेंस के मामले में भी सिविल न्यूसेंस की कार्यवाही की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट जो बात अपने को डिस्कस करनी है इसमें वो है प्राइवेट न्यूसेंस के मामले में अपन कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्राइवेट न्यूसेंस के मामले में जो महत्वपूर्ण बातें अपने को ध्यान में रखनी है वो इस स्लाइड में है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथ साथ देखिए प्राइवेट न्यूसेंस का तात्पर्य है किसी व्यक्ति की भूमि के उपभोग या उपयोग अथवा भूमि पर या भूमि से संबंधित किसी अधिकार के साथ विधि विरुद्ध हस्तक्षेप है। देखो प्राइवेट न्यूसेंस किसी भी व्यक्ति की उपयोग, उपभोग या उस भूमि पर या उस भूमि से संबंधित अधिकार के संबंध में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप है। अतः प्राइवेट न्यूसेंस एक ऐसा कार्य या ओमिशन लॉ भी हो सकता है और एक्ट भी हो सकता है जिससे किसी संपत्ति के स्वामी को क्षति पहुंचती है या उसके आराम या सुख सुविधाओं में किसी भी प्रकार की बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता है। ये प्राइवेट न्यूसेंस है। इसलिए सिंपली अपन ये कह सकते हैं उपयुक्त डेफिनेशन या मीनिंग के आधार पर कि प्राइवेट न्यूसेंस के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स उभर कर अपने सामने आते हैं। तो प्राइवेट न्यूसेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स में मोटे तौर पर 3 बातें होनी चाहिए या किसी भी संपत्ति से संबंधित हस्तक्षेप को वादी यदि प्राइवेट न्यूसेंस की कैटेगरी में लाना चाहता है तो उसे 3 तत्वों को प्रूव करना होता है और उन तत्वों में पहला है अयुक्तियुक्त व्यवधान, बाधा या हस्तक्षेप। देखो प्रतिवादी द्वारा जो भी बाधा या हस्तक्षेप या किसी प्रकार का व्यवधान पहुंचाया जाता है वो रीजनेबल नहीं होकर अयुक्तियुक्त होना चाहिए। दूसरी बात, व्यवधान, बाधा या हस्तक्षेप भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग के साथ किया गया हो। देखो उसका संबंध भूमि से होना चाहिए, भूमि का प्रयोग, इस्तेमाल उसमें होना चाहिए। तीसरी बात वो है कि बाधा जो है वो अयुक्तियुक्त होनी चाहिए। देखो व्यवधान, बाधा या हस्तक्षेप हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उस बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप का संबंध भूमि के प्रयोग या उपभोग से हो। और तीसरी बात, ऐसा जो बाधा, हस्तक्षेप या व्यवधान है वो अयुक्तियुक्त होना चाहिए, नॉन रीजनेबल होना चाहिए। ये 3 एलिमेंट जो हैं वो प्राइवेट न्यूसेंस के लिए जरूरी है। यहाँ इसको और अच्छी अभिव्यक्ति देने के लिए इस स्लाइड में ये जो बातें मैंने आपके सामने शो की हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कोई बाधा, व्यवधान अथवा हस्तक्षेप वादी की संपत्ति को क्षति कारित कर सकता है अथवा उसे अपनी संपत्ति के उपभोग में असुविधा कारित कर सकता है, परंतु हर बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप न्यूसेंस नहीं होता। देखो किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार का व्यवधान संपत्ति के उपभोग में असुविधा तो उत्पन्न कर सकता है, लेकिन संपत्ति के उपभोग में असुविधा उत्पन्न करने वाली ऐसी सारी एक्टिविटी जो है वो न्यूसेंस की कैटेगरी में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती या एक्शनेबल नहीं हो सकती। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। सिंपली इसका एग्जाम्पल जो है देखो वो है, हर किसी को कुछ शोरगुल, प्रकंपन, दुर्गंध आदि का सहन करना ही पड़ता है ताकि समाज के अन्य लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, सड़क के बगल स्थित मकान वाला व्यक्ति सड़क पर चलने वाले यातायात के कारण उत्पन्न होने वाले शोरगुल के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता। देखो ये उस सड़क के बगल में जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति के इस्तेमाल में किसी प्रकार की व्यवधान, हस्तक्षेप या बाधा महसूस हो सकती है, लेकिन ऐसी बाधा को न्यूसेंस की कैटेगरी में एक्शनेबल नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। कोई बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप जब तक अयुक्तियुक्त नहीं होती तब तक उसके प्रतिकूल कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अगर कोई भी बाधा या हस्तक्षेप रीजनेबल है उसके लिए न्यूसेंस की कार्यवाही जो है वो एक्शनेबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो चीज आपको इसमें डिस्कस करनी है, जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप यदि अयुक्तियुक्त है तो प्रतिरक्षा का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि वह कार्य लोकहित में किया गया था। तो देखो पब्लिक इंटरेस्ट में किए गए कार्यों को न्यूसेंस के मामले में कोई बचाव नहीं दिया गया है।
अगर किसी की भूमि के संबंध में कोई बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप रीजनेबल नहीं है, अयुक्तियुक्त है, तो भले ही ऐसी बाधा किसी पब्लिक इंटरेस्ट में किए जाने वाले कार्य से उत्पन्न होती होगी, इस बात को या इस तर्क को बचाव के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली यह है कि बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप युक्तियुक्त है या नहीं, इसका मेजरमेंट की कोई प्रॉपर कसौटी नहीं हो सकती। ये तथ्य या ये बात जो है वो स्थान, समय और परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न हो सकती है। इस संबंध में न्यायाधीश थ्रेसिंगर ने स्टर्जेज बनाम ब्रिजेज में एक जजमेंट दिया तथा कहा कि जो कुछ बेलग्रेव स्क्वायर में न्यूसेंस हो सकता है, आवश्यक नहीं कि वह बेरमांडी सी में न्यूसेंस हो। कहने का मतलब किसी एक्स स्थान पर यदि कोई चीज न्यूसेंस हो सकती है तो उस चीज का वाई स्थान पर न्यूसेंस होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब यह है कि न्यूसेंस जो है वो समय, स्थान और परिस्थितियों का सदिश फलन है, उसका वेक्टर रिजल्ट है। इसलिए कोई एक्टिविटी अगर एक्स स्थान पर न्यूसेंस की कैटेगरी में आती है तो इस संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वाई स्थान पर भी वो एक्टिविटी निश्चित तौर पर न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगी। किसी अयुक्तियुक्त कार्यकलाप को इस आधार पर क्षम्य नहीं किया जा सकता कि उसे न्यूसेंस बनने से रोकने के लिए युक्तियुक्त सावधानी की गई थी। देखो, कई बार यह तर्क भी आ जाता है कि जो अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप हुआ है उसको रोकने का भरपूर प्रयास किया गया था, इसके बावजूद भी उस पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो क्या ऐसा बचाव न्यूसेंस की कार्यवाही में प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है? देन इसका उत्तर रहेगा नहीं। युक्तियुक्त सावधानी का बचाव जो है वो इन मामलों में नहीं दिया जा सकता। एक और बात इसमें जो ध्यान देने योग्य है वो देखो आपके सामने ये है, यदि वादी को क्षति उसकी अपनी संवेदनशीलता के कारण कारित होती है तो ऐसा कार्य जो अन्यथा युक्तियुक्त है अयुक्तियुक्त और कार्यवाही के योग्य नहीं बन जाता, चाहे वह क्षति कितनी ही अधिक क्यों न हो। देखो, कई बार न्यूसेंस के मामलों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि वादी को जो नुकसानी हुई है वो वादी की स्वयं की सेंसिटिवनेस से होती है, तो ऐसे मामलों में प्रतिवादी को ऐसी अधिक नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई शोरगुल यदि किसी सामान्य व्यक्ति को विक्षुब्ध नहीं बनाता तो मात्र इस कारण कार्यवाही के योग्य नहीं बन जाता है कि वह वादी उसके कार्य अथवा निंदा में उसकी अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण व्यवधान उत्पन्न करता है। देखिए, किसी व्यक्ति को जो सामान्य शोरगुल है वो सामान्य लोगों के लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई व्यक्ति अपनी एक्स्ट्रा सेंसिटिवनेस के कारण या किसी प्रकार की एलर्जी के कारण सामान्य परिवेश में भी असुविधा महसूस करता है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में वो आदमी वादी के तौर पर न्यूसेंस की कार्यवाही के लिए सफल होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अत्यंत नाजुक व्यापार प्रारंभ करके, एक केस है इसमें जिसको अपन रॉबिन्स बनाम किलबर्ट के बाद में जो जजमेंट आया वो क्या था कि यदि कोई व्यक्ति अत्यंत नाजुक व्यापार प्रारंभ करके अपने पड़ोसियों के उत्तरदायित्व में वृद्धि नहीं कर सकता, इस बिंदु पर जो वाद मैंने अभी बताया उसमें यह जजमेंट दिया गया कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही भवन में रहते थे, जिसके निचले भाग में प्रतिवादी रहता था। व्यापार के अनुसरण में उसने अपने नीचे के पोर्शन में कुछ गर्मी या हीट उत्पन्न की, जिससे वादी के ऊपर के कैंपस में रखे गए भूरे रंग के जो कागज थे वो सूख गए और इस प्रकार वो पेपर सूखने से उनका मूल्य या वैल्यू जो है वो गिर गई। प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं माना गया क्योंकि उसका पड़ोसी अपनी ही संपत्ति के साथ एक विधिपूर्ण कार्य कर रहा था और वो एक ऐसा कार्य था जिससे जन सामान्य की सुख सुविधाओं को कोई हानि नहीं हो रही थी, वरन अपवादतः किसी नाजुक व्यापार को ही वह हानि उत्पन्न कर रहा था।
तो अगर इस प्रकार की ट्रेड एक्टिविटी से किसी पड़ोसी को नुकसान होता है तो ये सारी चीजें जो हैं वो अपकर्तव्य विधि में न्यूसेंस की कार्यवाही का आधार नहीं बन जाती है। यहां एक और बात, सवाल जो अपने को डिस्कस करना है वो मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकिल्स के वाद से संबंध रखता है। क्या था इसमें, देखिए सवाल ये था कि क्या कोई कार्य जो अन्यथा विधिपूर्ण हो इस कारण न्यूसेंस की कोटि में आ सकता है कि प्रतिवादी ने वह कार्य वादी को विक्षुब्ध करने के दुष्प्रयोजन से किया था। देखो कार्य विधिपूर्ण है लेकिन उसके पीछे इंटेंशन जो है वो मेलाफाइड है। क्या ये आदमी का वेद किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य वेद है लेकिन वो कार्य मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया है, तो क्या ये मेलाफाइड इंटेंशन जो है वो अपकर्तव्य विधि में न्यूसेंस की कार्यवाही का आधार बन सकती है? देखो इसका सीधा सा जवाब है ना। इसका मतलब यह कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया गया है वो वैध है तो उसके पीछे निहित जो इंटेंशन है वो मेलाफाइड है या यूं कह सकते हैं बोनाफाइड है। इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस संबंध में देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस सवाल का जवाब देते हुए मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकिल्स में यह मत प्रस्तुत किया कि यदि कोई कार्य अन्यथा विधिपूर्ण है तो वह मात्र इस वजह से विधि विरुद्ध नहीं बन जाता कि उसे किसी दुष्प्रयोजन के साथ पूरा किया गया है। तो कहने का मतलब प्रयोजन का अच्छा या बुरा होना किसी कार्य को अपकर्तव्य विधि में न्यूसेंस की कार्यवाही का आधार नहीं बना देती है, या यूं कह सकते हैं कि प्रयोजन या दुष्प्रयोजन की स्थिति कोई महत्व नहीं रखती है न्यूसेंस की कार्यवाही में। बट यदि प्रतिवादी का कार्य जो किसी दुष्प्रयोजन के साथ किया गया है, प्रतिवादी का कार्य जो किसी दुष्प्रयोजन के साथ किया गया है और वैसे भी कोई अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप बाधा या व्यवधान कारित करता है तो वो कार्यवाही के योग्य है। लेकिन अगर अयुक्तियुक्त बाधा उत्पन्न नहीं करता है, वो कार्य वैध है, तो ऐसी सिचुएशन में मेलाफाइड इंटेंशन उसे न्यूसेंस के लिए एक्शनेबल नहीं बना देता है। एक और जजमेंट इसमें अपन देखेंगे, क्रिस्टी बनाम डेवी के वाद में जो जजमेंट अपने सामने आया वो क्या था कि इस वाद में वादी एक संगीत अध्यापक था और उसके पाठों से उसका प्रतिवादी चिढ़ जाता था। अतः वह विद्वेषपूर्ण रीति से मकान की विभाजन दीवार ठोककर, ताली पीटकर, सीटियां बजाकर वादी को असुविधा पहुंचाया करता था। न्यायालय ने प्रतिवादी के प्रतिकूल व्यादेश जारी करते हुए यह जजमेंट दिया गया कि मकान में उत्पन्न किया गया शोरगुल प्रकृति से विधिपूर्ण नहीं था। भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग के साथ विघ्न, बाधा, व्यवधान और हस्तक्षेप करने के कारण क्या होता है? नंबर 1, देखो इस फैक्ट को ध्यान से देखेंगे, भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग के साथ विघ्न, बाधा या व्यवधान अथवा हस्तक्षेप करने के कारण पहली बात या तो स्वयं संपत्ति की क्षति होती है अथवा नंबर 2 संपत्ति के अधिभोगियों की सुख सुविधाओं अथवा स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है। तो ऐसी सिचुएशन में इसे विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के उपयोग या उपभोग के साथ यदि अनाधिकृत हस्तक्षेप किया जाता है, तो चाहे वह किसी मूर्त वस्तु के माध्यम से किया गया हो अथवा अमूर्त वस्तु के माध्यम से, यदि उस हस्तक्षेप से संपत्ति की क्षति होती है तो वह न्यूसेंस के रूप में कार्यवाही के योग्य है। इस तरह का हस्तक्षेप अपनी भूमि में उगे वृक्ष की डालों को दूसरे की भूमि में फैलने देना या गैस, धुआं या भाप पड़ोसी की भूमि में जाने देने जैसी सभी एक्टिविटीज आ सकती है। एक और कंडीशन इसमें अपने लिए जो ध्यान देने योग्य है वो है परिसर के उपभोग में आराम अथवा सुविधा। परिसर के उपभोग में आराम अथवा सुविधा के साथ सार्वजनिक हस्तक्षेप न्यूसेंस के रूप में कार्यवाही के योग्य है। अगर किसी भी परिसर में उपभोग में आराम या
किसी प्रकार की सुविधा में सार्वजनिक हस्तक्षेप होता है तो उसे न्यूसेंस के लिए एक्शनेबल माना जाएगा। लेकिन कोई नगण्य अथवा भ्रममय या भ्रामक या कोई काल्पनिक असुविधा जो है वो कार्यवाही का आधार नहीं बन जाती है, क्योंकि इस विषय में नियम यह है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। कहने का मतलब है कि किसी भी भूमि के संबंध में न्यूसेंस की कार्यवाही का आधार तभी खड़ा होगा जब उससे किसी प्रकार की सार्वजनिक असुविधा उत्पन्न होती हो। यदि नेग्लेजिबल, गौण या तुच्छ या गौर करने योग्य बाधा उत्पन्न नहीं होती है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप या व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे अपकृत्य विधि में न्यूसेंस की कार्यवाही का आधार नहीं माना जा सकता। एक सवाल यह उठता है कि आराम का मानदंड क्या है। तो इस संबंध में ध्यान रखेंगे कि आराम का मानदंड समय समय पर और स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न हुआ करता है। देखो, आराम का मानदंड समय और परिस्थितियों के अनुरूप होता है। किसी विशेषवादी के दृष्टिकोण में यदि कोई बात असुविधा और असुख की कोटि में आती है तो वह न्यूसेंस का मानदंड नहीं होती है। कहने का मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को यदि किसी प्रकार की असुविधा होती है तो उसको न्यूसेंस की कार्यवाही का आधार नहीं माना जा सकता। लेकिन न्यूसेंस का मानदंड यह है कि उसी क्षेत्र में रहने वाला एक औसत व्यक्ति उस असुविधा या असुख को किस रूप में ग्रहण करता है। वादी कोई अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र में रहने वाले या स्थान के आसपास रहने वाले सामान्य लोग उस संबंध में कैसी संवेदना रखते हैं। उधर इससे पहले अपन ने ट्रेसपास से अतिचार के बारे में देखा है कि अतिचार जो कि स्वतः कार्यवाही योग्य हो जाता है, उसके ठीक विपरीत न्यूसेंस किसी कार्यवाही में वास्तविक क्षति का सिद्ध किया जाना अपेक्षित है। और जब तक सामान्य तौर पर वास्तविक क्षति को प्रूव नहीं कर दिया जाता तब तक न्यूसेंस की कार्यवाही का आधार खड़ा नहीं होता है। यहां पब्लिक न्यूसेंस के बारे में अपन ने देखा है कि पब्लिक न्यूसेंस के मामले में वादी तभी कोई कार्यवाही कर सकता है जब वह अपनी विशिष्ट क्षति को साबित कर देता है। सिविल कार्यवाही पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में कोई व्यक्ति तभी कार्यवाही कर सकता है जो अपनी किसी विशिष्ट क्षति को साबित कर देता है, और जब तक वो अपनी किसी विशिष्ट क्षति को साबित नहीं कर पाता है तब तक वो पब्लिक न्यूसेंस के लिए अपकृत्य विधि में सिविल कार्यवाही को अंजाम नहीं दे सकता। जबकि प्राइवेट न्यूसेंस में क्षति यद्यपि एक आवश्यक तत्व है। देखो, क्षति तो होनी चाहिए, फिर भी विधि बहुधा इसकी संकल्पना करती है, तो वहां उसमें विशिष्ट क्षति को साबित करना उतना दुष्कर नहीं होता है जितना एक पब्लिक न्यूसेंस की घटना में होता है। किसी राजमार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना या उस पर उसके समीप किसी खतरे का सृजन करना न्यूसेंस माना गया है। अवरोध के लिए आवश्यक नहीं है कि वह संपूर्ण हो, इस प्रकार अवरोध अयुक्तियुक्त होना चाहिए। तो देखिए, यहां पब्लिक न्यूसेंस के मामले एक बड़ा फैक्ट अपने सामने यह आता है कि राजमार्ग पर अपन ने किसी भी प्रकार का अयुक्तियुक्त अवरोध पैदा किया है तो उस राजमार्ग पर 100% या उसका गेस्टाल्ट या संपूर्ण अवरोध होना जरूरी नहीं है। बस अयुक्तियुक्त तरीके से अवरोध हुआ है, इतना ही पर्याप्त है। उसमें यह तर्क कोई महत्व नहीं रखता कि मैंने अवरोध तो उत्पन्न किया था लेकिन यह अवरोध पूर्णतया नहीं है। इसके साथ देखिए, यहां एक केस के बारे में अपन और डिस्कस करेंगे, बार्बर बनाम पेनले। इस वाद की सिचुएशन क्या थी कि इस वाद में प्रतिवादी थिएटर में एकत्रित व्यक्तियों की भीड़ के कारण वादी के परिसर में जो एक छात्रावास था, किसी समय घुसना कठिन हो जाता था। शायद किया गया वह अवरोध एक न्यूसेंस था और थिएटर के प्रबंधकों को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। यह ठीक ऊपर वाली बात तो है कि पब्लिक न्यूसेंस के मामले में परफेक्ट या संपूर्ण न्यूसेंस या पूर्णतया अवरोध या बाधा उत्पन्न हो, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी या आंशिक तौर पर जो बाधा या अवरोध उत्पन्न होता है वो भी न्यूसेंस की कार्यवाही का आधार खड़ा कर सकता है। एक बात और ध्यान में रखने योग्य यह है कि मात्र यह तथ्य कि किसी राजमार्ग पर कोई प्रक्षेपण हो रहा है परिसर के अधिभोगी को न्यूसेंस के लिए उत्तरदायी नहीं बना देता, जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता कि अधिभोगी को उस प्रक्षेपण की खतरनाक स्थिति का ज्ञान था अथवा यह कि उसकी खतरनाक स्थिति को जान सकता था। यदि
किसी परिसर का अधिभोगी प्रक्षेपण की खराबियों को जानता है परंतु वह उन्हें परे नहीं करता है तो उसे उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इस तरह की किसी कार्यवाही में वह कोई वाद नहीं करता, वह कोई प्रतिवाद नहीं है कि प्रतिवादी ने इन खराबियों को दूर करने के लिए स्वतंत्र प्रसंविदाकार या स्वतंत्र ठेकेदार को नियोजित कर रखा था परंतु उसने उन्हें समुचित ढंग से ठीक नहीं किया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जहां अपन स्वतंत्र ठेकेदारों से कोई काम करवाते हैं तो क्या उन ठेकेदारों के नियोजकों की कोई जिम्मेदारी है न्यूसेंस के मामलों में? तो यहाँ बिल्कुल न्यूसेंस के मामले में ऐसे ठेकेदारों की द्वारा की गई लापरवाही के प्रति उनके नियोजकों की भी जिम्मेदारी बनती है। एक सवाल हैरी बनाम एशिंगटन के वाद में देखो क्या है। उपरोक्त बिंदु पर एक उचित वाद है। अभी जिस चीज को अपन डिस्कस कर रहे थे क्या था इसमें, जहां तक प्राइवेट भूमि पर प्रक्षेपणों का संबंध है ऐसे प्रक्षेपण स्वयं अपने आप में न्यूसेंस की रचना करते हैं। देखिए किसी की प्राइवेट भूमि के ऊपर किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करना, दागना, फेंकना अपने आप में न्यूसेंस को गठित करता है क्योंकि इस तरह के मामलों में पड़ोसी के उस परम अधिकार के साथ हस्तक्षेप होता है जिसका उपभोग करके वह अपने स्वयं की भूमि का अव्यवधानित आनंद प्राप्त कर सकता था। यदि हम किसी की भूमि के ऊपर किसी भी चीज को प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उसको दाग रहे हैं, प्रक्षेपण कर रहे हैं तो ये 100% न्यूसेंस की कार्रवाई योग्य बात है। इस बात में किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती। इसके अलावा इस चैप्टर में अपने को जो बात ध्यान में रखनी है कि न्यूसेंस की कार्रवाई में प्रतिवादी के लिए कौन से डिफेंस या बचाव हो सकते हैं, या न्यूसेंस की कार्रवाई में प्रतिवादी को उपलब्ध जो बचाव हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें देखिए मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि न्यूसेंस की कार्रवाई के लिए हमें जो प्रतिरक्षाएं हैं वो दो प्रकार की उपलब्ध होती हैं। पहली प्रतिरक्षा प्रभावी इफेक्टिव डिफेंस या प्रभावी प्रतिरक्षा, दूसरा अप्रभावी प्रतिरक्षा। प्रभावी प्रतिरक्षा में जिन चीजों को शामिल किया जाता है उनमें चीर भोगाधिकार, प्रेस्क्रिप्टिव राइट, दूसरा है सम्मति का कंसेंट और तीसरा है सांविधिक प्राधिकार स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। देखिए प्रतिवादी के लिए जो डिफेंस प्रभावी डिफेंस है, इफेक्टिव डिफेंस है, उनमें पहला अपन ने लिया है चीर भोगाधिकार। यदि किसी व्यक्ति को चीर भोगाधिकार का अधिकार है तो व्यक्ति न्यूसेंस के मामलों में अच्छा डिफेंस रख सकता है। दूसरा कंसेंट, यदि वादी ने प्रतिवादी को अपनी भूमि पर किसी प्रकार का कार्य करने की कंसेंट या सहमति दी है तो ये उसके लिए एक अच्छा बचाव या प्रतिरक्षा हो सकती है। और तीसरा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यदि कोई कानून किसी व्यक्ति को किसी की भूमि के ऊपर कुछ करने की परमिशन देता है, कानून कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी दूसरे की भूमि पर और उसके किसी अधिकार का हनन होता है, बाधा, हस्तक्षेप, व्यवधान कुछ भी होता है तो वो प्रतिवादी के लिए एक अच्छी प्रतिरक्षा है। जबकि अप्रभावी प्रतिरक्षा में अपन जिन चीजों को शामिल करते हैं उनमें पहली चीज है दूसरों के कार्यों में उत्पन्न न्यूसेंस, हम किसी दूसरे के कार्य में न्यूसेंस उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरा है लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा हो रहा है। तीसरा युक्तियुक्त सावधानी और चौथा है वादी का स्वयं न्यूसेंस के समीप आना, जहां न्यूसेंस की घटना हो रही है उसमें जानबूझकर नुकसान के लिए वादी का शामिल होना। ये चार अप्रभावी प्रतिरक्षा के अंतर्गत किए जाने वाले अभिभाग हैं। यहाँ इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी जो है वो देखिए, न्यूसेंस की कार्यवाही में अपन ने जिन चीज़ों को डिस्कस किया है उनके बारे में मैंने डिटेल से इस स्लाइड में लिखा है थोड़ा थोड़ा। न्यूसेंस की कार्यवाही में चीर भोगाधिकार प्रतिरक्षा के रूप में मान्य है और इसे प्रभावी उपकरण अपन ने माना है। चीर भोग द्वारा न्यूसेंस का अधिकार तब प्राप्त होता है जब बिना किसी विघ्न, बाधा, व्यवधान अथवा हस्तक्षेप के 20 वर्ष तक लगातार शांतिपूर्ण ढंग से दूसरे की संपत्ति का प्रतिवादी इस्तेमाल करता रहा है और ऐसा प्रकट किया जा रहा है। दूसरा इसमें स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में अपन देखेंगे कि
न्यूसेंस यदि किसी संविधि द्वारा अपराधी करता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक अपने सामने लास्ट जो चीज आती है कि न्यूसेंस के मामलों में न्यायालय क्या रिलीफ दे सकता है वादी को, या न्यूसेंस की कार्यवाही में वादी को कौन कौन से उपचार उपलब्ध होते हैं। इस संबंध में देखिए, मोटे तौर पर अपकृत्य विधि में न्यूसेंस की कार्यवाही के लिए वादी को निम्न 3 उपचार उपलब्ध होते हैं। पहला है न्यूसेंस का उपशमन, मतलब उस न्यूसेंस को मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए। दूसरा है व्यादेश इंजेक्शन, मतलब उस न्यूसेंस पर रोक, न्यूसेंस से संबंधित गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है। और तीसरा है क्षतिपूर्ति, न्यूसेंस से वादी को जो नुकसानी हुई है, लीगल डैमेज हुआ है, उस डैमेज की भरपाई का आदेश दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब न्यूसेंस के मामले में न्यायालय वादी को कितने तरीके का उपचार प्रदान कर सकता है? 3 प्रकार का उपचार प्रदान कर सकता है। पहला है न्यूसेंस का उपशमन करके, दूसरा है व्यादेश या इंजेक्शन जारी करके, या क्षतिपूर्ति कंपनसेशन प्रदान करवा के। तो ये आज के इस चैप्टर में अपन ने जो चीज पढ़ी थी वो है न्यूसेंस, या प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि पर किसी प्रकार का परोक्ष या अमूर्त हस्तक्षेप किया जाता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, प्रकृति, टाइप्स, डिफेंसेज और उपचार, इन चीज़ों की आज अपन ने इस चैप्टर के संबंध में डिटेल से चर्चा की है। अगली बार अपन फिर नए चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।